Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 5, the High Courts and Subordinate Courts. बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडिया के हाई कोर्ट्स को और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को. तो बेटा जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि भाई हर स्टेट में हाई कोर्ट होंगे, पर फिर भी कितनी बार हमने ऐसे देखा है कि एक से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उनके पास कॉमन हाई कोर्ट है. कई बार स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को मिला के कॉमन हाई कोर्ट होता है. देखो वैसे तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो टोटल कितने हाई कोर्ट्स होने चाहिए थे 36, पर हैं कितने 25. इट मीन्स कुछ स्टेट्स या स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ मिल के कोर्ट्स को शेयर करती होंगी, हाई कोर्ट को शेयर करती होंगी. ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है, वो प्रोवाइड करता है कि भाई हाई कोर्ट तो होगा हर स्टेट में. फिर भी जो हमारी पार्लियामेंट है उसने इस्टेब्लिश किए हैं कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स. कई बार दो से ज़्यादा स्टेट्स का हाई कोर्ट सेम होता है, कई बार स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का हाई कोर्ट सेम होता है. अब बेटा ये एंटायरली डिपेंड करता है किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन पे. देखो सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है, हाई कोर्ट्स की बात अलग है. सुप्रीम कोर्ट में लिमिटेड केसेस जाते हैं, है ना, पर जो हाई कोर्ट है वहाँ तो केसेस बहुत सारे हो जाते हैं. तो भाई एक पर्टिकुलर कोर्ट कितने बर्डन को झेल सकता है, कितना सर्व कर सकता है, कितने काम को वो हैंडल इजीली कर सकता है, इस पे डिपेंड करता है कि भाई किस स्टेट को हमें सिंगल हाई कोर्ट देना है या किस 2 स्टेट को मिलाकर एक हाई कोर्ट दे देना है. ठीक है, तो अब ये एंटायरली डिपेंड करता है किस पे, उस पर्टिकुलर स्टेट के एरिया पे, उसकी पॉपुलेशन पे. ठीक है, जिसको उस हाई कोर्ट को सर्व करना है. हाई कोर्ट की भी तो अपनी कैपेसिटी होगी ना. तो हमारे इंडिया में अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग दोज हैविंग ज्यूरिडिक्शन मोर देन 1 स्टेट. बेटा टोटल हमारे इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, वो स्टेट स्पेस में आ जाते हैं जिनमें कॉमन हाई कोर्ट्स हैं. ठीक है, मैंने जैसे बताया अभी कि 36 होने चाहिए, 25 है, मतलब कहीं ना कहीं 2 स्टेट शेयर कर रहे हैं. अच्छा दूसरी बात सुनो, जो ताज़ा नया हाई कोर्ट हमारे इंडिया में बना है वो बना है 1 जनवरी 2019 को. और कहाँ पर? अमरावती किसकी कैपिटल है? आंध्र प्रदेश की, है ना. चलो, तो जो न्यूली रिसेंट हाई कोर्ट है वो 1 जनवरी 2019 को बना है अमरावती हाई कोर्ट किस स्टेट में है बेटा? आंध्र प्रदेश. अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें सिर्फ एक दिल्ली के पास खुद का अपना हाई कोर्ट है. अदरवाइज कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरीज़ के जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, वो किसके साथ ही हैं? स्टेट के साथ ही हैं. मतलब कॉमन हाई कोर्ट शेयर करती हैं हमारी सारी यूनियन टेरिटरीज, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका नाम है दिल्ली. बेटा अब हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो हर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है और दूसरे जजेस भी होते हैं. ठीक है, इनको अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं. टाइम टू टाइम ऐसे जैसे जैसे जजेस रिटायर होते जाएंगे प्रेसिडेंट नए जजेस को अपॉइंट करते जाएंगे. तो हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और दूसरे जजेस होते हैं. इन सब के अलावा प्रेसिडेंट के पास पावर और भी होती हैं डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स की. पहला अपॉइंटमेंट एडिशनल जजेस जो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होते हैं, और ये टेम्प्रेरी पीरियड 2 साल से ज़्यादा का नहीं होता है. कई बार बेटा हाई कोर्ट में इतने ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, एरियर होता मतलब काम का एक पाइल तैयार हो जाता है, पाइल अप हो जाते हैं बहुत सारे केसेस. एरियर्स आप किसको बोलोगे? कि जो पुराने पेंडिंग केसेस हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं. तो उनके क्लियरेंस के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो एडिशनल जजेस को रिक्रूट कर सकते हैं, पर वो टेम्प्रेरी बेसिस पे होते हैं और उनका पीरियड्स 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्या हमारे सेकेंड पॉइंट बेटा, एक एक्टिंग जज. एन एक्टिंग जज कब आएंगे? एक्टिंग जज जब परमानेंट जज क्या हो, टेम्प्रेरी एब्सेंट हो या अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो. ठीक है, और कई बार वो टेम्पररी किसकी तरह भी एक्ट कर सकता है? चीफ जस्टिस की तरह भी एक्ट कर सकता है. और ये जो एक्टिंग जज होगा ये ऑफिस को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक परमानेंट जज अपने ऑफिस को रिज्यूम नहीं कर लेता, मतलब अपने ऑफिस में वापस नहीं आ जाता. फिर से समझो, हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है किसी एक्टिंग जज को जब वो देखता है कि परमानेंट जज टेम्पररी एब्सेंट है या अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. कई बार एक्टिंग जजेस
आप टेम्प्रेरी बेसिस पे ला सकते हैं, जो एक्ट करेगा एज चीफ जस्टिस। और ये जो एक्टिंग जज होगा ये ऑफिस को होल्ड करेगा कब तक, जब तक कि जो परमानेंट जज है वो वापस नहीं आ जाता। अब हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति अगर उसे जज बनने के लिए क्वालिफाइड कहें या उसका अपॉइंटमेंट एज अ जज हो तो उसको फॉलोइंग कंडीशन पूरी करनी है। पहला है कि वो इंडिया का सिटीजन हो। भाई किसी भी व्यक्ति को अगर जज बनना है तो उसे कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहला क्राइटेरिया है कि वो इंडियन सिटीजन हो, उसकी जो एज हो वो 62 ईयर्स से ज़्यादा की ना हो, और उसने किसी भी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो इंडियन टेरिटरी में लगभग 10 साल, या वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का कम से कम 10 साल। तो किसी व्यक्ति को अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो वो इंडियन सिटीजन हो, उसकी एज 62 ईयर से ज़्यादा ना हो, उसने जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो इंडियन टेरिटरी में लगभग 10 सालों के लिए, कम से कम 10 सालों के लिए, लगभग नहीं कम से कम 10 सालों के लिए, या तो वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का 10 सालों के लिए। बेटा ये जो क्वालिफिकेशन हमने पढ़े उसके बाद एक क्वालिफिकेशन और ऐड हुआ था 1976 में, जिसे 1978 में हटा लिया गया। 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कहा गया था अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई ज्यूरिस्ट बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड है, ऐसे फैसले तो कोई दे ही नहीं सकता, ये जज तो बहुत ही महान है, बढ़िया इसने फैसला दिया, तो वो उसे भी हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते थे। पर 1978 में ये कॉलम ख़त्म कर दिया गया जब 44th अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं भैया डिस्टिंग्विश ज्यूरी जैसा कोई क्वालिफिकेशन होगा ही नहीं। आप या तो हाई कोर्ट में रहे हो 10 साल एज एडवोकेट, या तो आप जुडिशियल ऑफिस को होल्ड कर रहे होंगे इंडियन टेरिटरी में, वो भी 10 साल। आप 62 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। यही 3 क्राइटेरिया पे काम हुआ। ये डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट वाला हटा लिया गया। कब हटाया? 1978 में। फिर अब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर खुद से जा कर के नहीं। वो किससे कंसल्ट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CJI जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट, उनसे बात करते हैं और उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से बात करते हैं और फिर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के। जो डिफरेंट अदर जजेस होते हैं ना बेटा हाई कोर्ट के, उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। पर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं, गवर्नर से कंसल्ट करते हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी करते हैं। देखो जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना था तो प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा और गवर्नर से पूछा बस। पर जब हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की बात आई तो प्रेसिडेंट तो होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट के भी होंगे, साथ ही साथ चीफ जस्टिस जो उस स्टेट के बने हैं वो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है बेटा, तो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के रिगार्ड्स में होप सब कुछ क्लियर होगा आपको कि भाई जब चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा तो गवर्नर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। पर जब हाई कोर्ट के अदर जजेस के अपॉइंटमेंट की बात होगी तो 4 लोग एक दूसरे से बात करेंगे, गवर्नर उस स्टेट का, उस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट। क्लियर है? चले आगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार और हाई कोर्ट की शक्तियाँ। तो बेटा हाई कोर्ट किसी भी स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो जुरिस्डिक्शन एरिया होगा किसी भी हाई कोर्ट का वो पर्टिकुलर स्टेट ही होगा। पर कई बार हमने देखा है कि 2 स्टेट को मिला के एक हाई कोर्ट है, तो वो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एरिया वो दोनों स्टेट्स होंगे जिसका वो कॉमन हाई कोर्ट है। क्लियर हुई बात? अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की तो इनका कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट की पंजाब पे भी चलेगी और हरियाणा पे भी चलेगी, है ना। इन दोनों ही स्टेट की टेरिटरी जुरिस्डिक्शन एरिया होगा किसका? चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। देखो बेटा यहाँ पर भी वही लिखा है, इफ देयर इज कॉमन हाई कोर्ट, अगर कोई कॉमन हाई कोर्ट रहा 2 से ज़्यादा स्टेट्स का या यूनियन टेरिटरीज का, तो जो जुरिस्डिक्शन एरिया होगा उस कोर्ट का, उसकी टेरिटोरियल लिमिट वो स्टेट्स होंगे
दो स्टेट जिनका कॉमन हाई कोर्ट होगा, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का कॉमन हाई कोर्ट होगा। क्लियर है? तो मैंने अभी दो स्टेट्स पंजाब और हरियाणा बताए। कई बार एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी हो सकती है, तो वो जो पर्टिकुलर हाई कोर्ट होगा जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी का होगा वो दोनों को मिलाकर उसका जुरिस्डिक्शन एरिया रेडी होगा। वर्ड जुरिस्डिक्शन एक बड़ा वर्ड लगता है पर कुछ बहुत बड़ा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ क्षेत्र अधिकार होता है कि भाई किस एरिया तक जाकर आप डिसीजंस ले सकते हो। नाउ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो जो हाई कोर्ट होते हैं बेटा उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पावर भी होती है। वो पावर जहाँ पर वो केसेस को डिसाइड करेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब कोई भी केस पहली बार यहीं पर आएगा। ठीक है? अच्छा, वो कौन से केसेस होते हैं जिनमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पावर हाई कोर्ट के पास होती है? अगर कोई केस स्टेट रेवेन्यू से जुड़ा हुआ हो, उसके कलेक्शन से जुड़ा हुआ हो, स्टेट रेवेन्यू से जुड़ा हुआ कोई केस, उसके कलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई केस सीधे हाई कोर्ट में ही लड़ा जाएगा, लोअर कोर्ट्स में नहीं जाता है। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पावर भी होती है। कुछ केसेस सुने पहली बार सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में ही जाते हैं और कहीं नहीं सुने जाते, तो वो रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो विल्स, मतलब वो वसीयत से जुड़े हों, डाइवोर्स से जुड़े हों, मैरिज से जुड़े हों, कंपनी लॉ से जुड़े हों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़े हों, तो इन्हें भी हाई कोर्ट के सामने लाया जा सकता है सीधे। ये मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाती हूँ, अभी हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हर हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है मतलब बताना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों का मतलब बताने की पावर भी हाई कोर्ट के पास होती है। इस पावर को ही हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बेटा सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हमारे हाई कोर्ट्स के पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पावर में ये पावर होती है कि ये भी फंडामेंटल राइट्स के रिगार्ड में डिसीजंस दे सकते हैं, इन्हें एनफोर्स करा सकते हैं। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट की गारंटी दी है उन्हें एनफोर्स कराने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही है, पर हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी आता है। हमारे हाई कोर्ट्स भी रिट्स लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। रिट्स क्या होती है? ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को, किसी सरकार को हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। नेक्स्ट केस जो सीधे हाई कोर्ट में आ सकता है वो है इलेक्शन पैटिशंस का। ठीक है भाई, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कुछ बेईमानी करके इलेक्शन जीता है, रिगिंग की है, या कोई और झूठा मोटा एफिडेविट वगैरह दिया है, तो उसके इलेक्शन को अगर चैलेंज करना है तो वो भी कहाँ पर ही होगा? हाई कोर्ट में। चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों ना हो, या स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी का कोई मेंबर हो, या लोकल बॉडी का कोई मेंबर हो, इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई उसने फ्रॉड किया है तो वो हाई कोर्ट में केसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। तो अपीलिएट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का कैसे होता है बेटा? अगर कोई केस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जा चुका है, भले वो सिविल हो या क्रिमिनल मैटर में हो, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, अगर पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जा चुका है तो उसे भी हाई कोर्ट में लाया जा सकता है, और इसी को कहते हैं अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। सपोज करो मेरा कोई केस सिविल कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहाँ के डिसीजन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो आई कैन अपील टू हाई कोर्ट, और इसी को कहते हैं अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। अब हम सिविल केसेस की बात करेंगे। बेटा सिविल केसेस में क्या है? वही सिविल केसेस जिन्हें डिसाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न, कि भाई हाई कोर्ट कंसर्न का वो मैटर था पर उस पर डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दिया है, तो उसे हाई कोर्ट में लाया जा सकता है किसी अपील के द्वारा। अपील्स से हाई कोर्ट में आएगा वो मैटर जो लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है। ऐसे कोई भी केसेस जहाँ पर बेटा अगर कोई केस ऐसा है जहाँ पर ब्लेटेंट इनजस्टिस हुआ है, मतलब भयंकर साफ साफ दिख रहा था कि ये फैसला गलत ही दिया है कोर्ट ने, ठीक है, किसी ट्राइब्यूनल ने गलत दिया है, ऐसे केसेस में हाई कोर्ट उन्हें बुलाकर उनके फैसले को रद्द कर सकता है, क्वैश कर सकता है कि भाई ये जो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया ये नल एंड वॉइड है। ये लाओ हम डिस्कस करेंगे। अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वहाँ पर भी अपीलिएट जुरिडिक्शन होता है, पर वो कब कब होता है? जब जो जजमेंट है वो सेशन जज ने दिया हो,
या एडिशनल सेशन जज ने दिया हो जहाँ पर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ज़्यादा हो, कोई क्रिमिनल केस जहाँ पर सज़ा 7 साल से ज़्यादा की हो, तो ऐसे केसेस हाई कोर्ट में लाए जा सकते हैं अपील के द्वारा। अब बेटा कोई फैसला किसने दिया हो, असिस्टेंट सेशन जज ने दिया हो, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिया हो, या कोई दूसरी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दिया हो, तो इसके अगेंस्ट में भी आप कहाँ आ सकते हैं, हाई कोर्ट आ सकते हैं, जहाँ पर सेंटेंस मतलब जो सजा है वो 4 साल से ज़्यादा की सुनाई गई हो। ठीक है, अगर फैसला किसी सेशन जज ने दिया है, किसी एडिशनल जज ने दिया हो, 7 साल से ज़्यादा की सजा है, तो वो केसेस भी आ सकते हैं। अगर असिस्टेंट सेशन जज ने दिया हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिया हो, या जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दिया हो जहाँ पर सज़ा 4 साल से ज़्यादा थी, तो वो भी हाई कोर्ट में आ सकते हैं। ऐसा कोई फैसला जो स्टेट के खिलाफ आया हो और देने वाले सेशन जज हो। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस ऑफ डेथ कोई भी कोर्ट देगा तो उसे पहले कंफर्मेशन देना पड़ेगा किसको, हाई कोर्ट को। पहले हाई कोर्ट से वो कंफर्म करेगा भाई कि भाई ये सही है कि नहीं है, हम मौत की सज़ा सुना सकते हैं कि नहीं, उसके बाद ही वो कैरी आउट होगा। तो मौत की सज़ा लोअर कोर्ट्स नहीं सुना सकते, उसमें हाई कोर्ट होगा ही होगा इन्वॉल्व। बेटा अब हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को पढ़ेंगे। तो जो हाई कोर्ट है वो एडवाइस कर सकता है सरकारी डिपार्टमेंट्स को, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लेजिस्लेचर को या गवर्नर को। लेजिस्लेचर को, गवर्नर को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट एडवाइस कर सकता है अगर वो कोई एडवाइस मांगे तो। ठीक है, भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे हो या कानून के किसी और मुद्दे पे, संविधान पे होगी तो करना ही हाई कोर्ट को। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी कोई मैटर होगा कानून से जुड़ा हुआ, तो भी अपनी एडवाइस दे सकते हैं हाई कोर्ट अगर उनसे मांगी जाए तो। इनकी एडवाइस जो होगी ना बेटा, वो बाइंडिंग नहीं होगी कि हाई कोर्ट ने एडवाइस दी तो सरकार को वैसे करना ही पड़ेगा। इनकी एडवाइस बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होगी किसी भी एजेंसी पे, भले वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, लेजिस्लेचर हो या गवर्नर हो। भाई उन्होंने एडवाइस मांगी, आपने दे दी, दैट्स इट। बेटा अब हम रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन को पढ़ेंगे। तो जो रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन है उसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट जब चाहे जब किसी भी केस को अपने पास बुला सकता है जो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया हो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने। हाई कोर्ट ऐसा कब करता है, जब हाई कोर्ट को ये फीलिंग आए बेटा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर जाकर, उसे जितनी पावर मिली हुई उस पावर से बाहर जाकर कोई काम किया है, या प्रॉपर प्रोसीजर जो उसे फॉलो करनी चाहिए थी वो प्रोसीजर उसने फॉलो नहीं की है, तो बेटा हाई कोर्ट का ये कर्तव्य है, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे किसी भी केस का रिव्यू कर सकता है, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है, और इसी को हम कहते हैं रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ऑलरेडी एक केस सबऑर्डिनेट के कोर्ट में डिसाइड हो चुका है, पर हाई कोर्ट को लग रहा भैया यहाँ पर इन लोगों ने अपनी पावर को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया है, अपने जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर जाके काम किया है, तो ऐसे केसेस को कॉल करने की पावर हाई कोर्ट के पास है। अब बेटा जो रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो कब कब एप्लीकेबल होगा। पहला, जब हाई कोर्ट को लगे कि कुछ इनजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस का मीनिंग आपको पता होगा ना क्या होता है, अन्याय हुआ है। ठीक है, जब हाई कोर्ट को ऐसे लगे कि कोई इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ है, एरर ऑफ लॉ, कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है, अगर रिकॉर्ड में ऐसा पाया जाता है तो हाई कोर्ट ऐसे किसी भी फैसले को अपने पास बुला सकता है। किससे, सबऑर्डिनेट कोर्ट से, कि भाई तुम रहने दो, हम करेंगे। अब बेटा जब उल्लंघन हुआ हो किसी भी सिद्धांत का, कौन से सिद्धांत का, नेचुरल जस्टिस। भाई जो न्याय का जो नेचुरल जस्टिस है, अगर उसके किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन होगा तो भी ऐसे केसेस हाई कोर्ट अपने पास बुला सकते हैं, उस पर एक बार रिव्यू दे सकते हैं। देन आर्बिट्री अथॉरिटी लीडिंग टू रॉन्ग जजमेंट। और कई बार ऐसे होता है कि जो जजेस होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के, वो थोड़े एनार्किस्ट हो जाते हैं, खुद से कुछ भी डिसीजन लेने लग जाते हैं, रॉन्ग जजमेंट्स देते हैं। ऐसा कहीं हाई कोर्ट को लगता है तो वो केस फिर से रीओपन करके अपने पास चला। बेटा नेक्स्ट है फ्लैग्रेंट एरर इन प्रोसीजर। बेटा जब भी आप कोई फैसला देते हैं तो आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, पर कहीं पर आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, मतलब अब उसका कुछ तोड़ ही नहीं है, तो भी हाई कोर्ट बोलता भैया आपके जोड़े हाथ, हम वापस से इसको ओपन करेंगे, वापस से हम इस केस के बारे में डिसाइड करेंगे। फ्लैग्रेंट का मीनिंग तो वैसे अपमानजनक होता है या बिल्कुल स्तब्ध करने वाली गलती है ना, मतलब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो, अपन बोलते ना ऐसा कैसे कर सकते हो आप, वो
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू को। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है। अगर कोई कानून कोई लॉ, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और कोई ऑर्डिनेंस इस तरीके से पास कर दे स्टेट लेजिस्लेचर या और कोई अथॉरिटी जो फंडामेंटल राइट को तोड़ती हो, इन्फ्रिंज करती हो, वायलेट करती हो, या जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, तो हाई कोर्ट ऐसे कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होती है कि वो जुडिशियल रिव्यू दे सकता है अगर उसे लगता है कि कोई कानून, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई ऑर्डिनेंस स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसा पास किया है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है, तोड़ता है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उनके साथ कॉन्ट्रावेंट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को, लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं बेटा। और हाई कोर्ट के पास ये भी पावर होती है कि वो विड्रॉ कर सकता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस को किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से, है ना, और उसके साथ खुद डील करता है। और कई बार वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को वापस भी कर देता है, पर अपनी डायरेक्शंस के साथ कि भाई इसमें इस लिमिट में जाकर इस तरीके से ही फैसला लिया जाएगा। तो बेटा कोई भी हाई कोर्ट विड्रॉ कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सबऑर्डिनेट केस से और खुद उसके साथ डील कर सकता है, और कई बार वो उस केस को वापस भी कर देता है पर अपनी डायरेक्शंस देने के बाद। जो बेटा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया। 45वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में, 1976 में। इसने हाई कोर्ट की पावर में थोड़ा सा कट लगाया। क्या कहा कि भाई जब इमरजेंसी लगी होगी तो स्टेट लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। जब इमरजेंसी लगी हो तो स्टेट लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, इस पे आपका कोई भी फैसला नहीं आएगा, ठीक है। कब? जब इमरजेंसी लगी हो। क्लियर है? फिर से ध्यान से सुनो, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 ने, उसने ऐसे प्रोविजंस को लेके आया जहाँ पर जो पावर थी हाई कोर्ट की जज करने की, क्या जज करने की? स्टेट लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जज करने की, उसे विड्रॉ कर लिया गया कि भाई जब इमरजेंसी होगी तो आप ऐसी किसी पावर को एंजॉय नहीं करोगे। पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के कुछ पार्ट को रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और हाई कोर्ट को उसकी पावर वापस दे दी गई कि भाई आप चेक करो किसी भी स्टेट लॉ को, किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को और किसी भी ऑर्डिनेंस को। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई स्टेट लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, तो वो उसे रिपील कर सकता है, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। ये पावर उसे वापस मिल गई जब हमने रिपील किए, ख़त्म किया 42nd अमेंडमेंट के कुछ पार्ट को, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट कब आया था? 1976 में। अब हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को डिस्कस करेंगे। तो जो बेटा हाई कोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी जजमेंट, जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट देगा उसे पूरी तरह प्रिजर्व किया जाएगा, फ्यूचर के केसेस में रेफरेंस की तरह उसे यूज़ किया जाएगा। तो जो भी हाई कोर्ट में फैसले दिए जाएंगे उन्हें प्रॉपरली रिजर्व किया जाएगा, है ना, प्रिजर्व करके संभाल के रखा जाएगा, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, सो दैट दीज केसेस कैन बी रेफर्ड इन फ्यूचर, है ना। फ्यूचर में अगर कोई सिमिलर केस, सिमिलर कंडीशन वाला केस आए तो इसका हवाला दे दिया जाए। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड एज प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड की तरह काम करेंगे भाई कि भाई कोई एक पर्टिकुलर केस आया, वो सेम है तो उसमें इसका रेफरेंस लिया जाएगा। बेटा वो लॉज जिन्हें हाई कोर्ट एक बार बना देता है, बेटा वो लॉ, वो कानून जो एक बार हाई कोर्ट में बन गए, वो बाइंड करेंगे सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट को। उस स्टेट में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे उन सब में फिर उस हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जाएगा। कोई कानून अगर हाई कोर्ट ने इस तरीके से कोई लॉ बना दिया तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा, पर यह हाई कोर्ट्स को बाइंड नहीं करेगा, ठीक है।
ये हाई कोर्ट को बाइंड नहीं करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही बाइंड करेगा। ऑल्दो इट इज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस, पर इसकी इम्पॉर्टेंस होती है, इसे सपोर्ट एक सपोर्ट की तरह, आर्ग्यूमेंट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा अगर कहीं मैंने कंफ्यूज किया है तो फिर से सुन लो। जो जजमेंट्स होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है एज अ रिकॉर्ड, और उन्हें बाद में रेफ़र किया जाएगा, है ना, कोर्ट में फ्यूचर केसेस में। ये प्रोड्यूस किए जाएंगे प्रेसिडेंट्स की तरह, मतलब सिमिलर केसेस में, सिमिलर सर्कमस्टांसेस में इनका हवाला दिया जाएगा। वो लॉ जो हाई कोर्ट ने एक बार बना दिए वो बाइंड करेंगे सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट को, उस स्टेट में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, पर ये हाई कोर्ट को बाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है, इन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है इन सपोर्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट कि भाई उस पर्टिकुलर स्टेट में इस ऐसे केसेस में ऐसा डिसीज़न लिया गया था, पर वो बाइंड नहीं करेंगे बेटा। सेकेंड, जो हाई कोर्ट है वो किसी भी व्यक्ति को पनिश कर सकता है, सज़ा दे सकता है, हु कमिट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ इट्स ऑर्डर। कोर्ट की अवमानना करोगे, कोर्ट की अवहेलना करोगे तो हाई कोर्ट भी आपको पनिश कर सकता है। स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।